students, today we will discuss briefly the provisions of Companies Act with regard to rights and the duties of an auditor. Companies Act 2013 के चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स में सेक्शन 143 में डिस्क्राइब किया गया है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर. सेक्शन 143 के सेक्शन 1 to 15 सबसेक्शन तक इसको डिस्क्राइब किया गया है. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट इज एवरी ऑडिटर हैज राइट टू असेस each and the every item of the company बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, सारे वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक ऑडिटर को उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हर आइटम को असेस करने का राइट होता है. दिस इज द फर्स्ट सबसेक्शन, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसके लिए ही हैज राइट टू इंक्वायर. वो इंक्वायर करेगा, किससे करेगा? टू द ऑफिसर्स, कि वो वाउचर्स हमें दिखाइए या वो स्टेटमेंट हमें दिखाइए, और वो ऑफिसर्स उनको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे जो कि उसको ऑडिटिंग में असिस्ट करेगी, ऑडिटिंग में सहायता करेगी. चाहे ये वाउचर्स या बुक्स ऑफ अकाउंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस रखे गए हों या किसी दूसरे प्लेस पे रखे गए हो. ये ऐसे तो कंपनी ऑडिटर कंपनी के ईच एंड एवरी आइटम का क्या करता है? असेसमेंट करता है, एग्जामिनेशन करता है. बट कंपनी के कुछ मामलों का पूछताछ करना उसको कंपल्सरी है. वो कौन से मामले हैं जिनमें कि उनको पूछताछ करना कंपल्सरी है या एग्जामिनेशन करना कंपल्सरी है? दैट इज गिवन फॉरवर्ड. ये हमें आगे गिवन है. बट अगर वो उनसे सेटिस्फाइड है तो वो अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन नहीं करेगा, और अनसेटिस्फाइड है तो वो उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि मैंने उनकी इंक्वायरी की थी और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ. दैट इज डिस्कस कि वो क्या क्या आइटम्स हैं जिसके लिए उनको इंक्वायरी करना मस्ट है, ज़रूरी है. फर्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस. क्या कंपनी ने प्रॉपरली सिक्योरिटी रखकर दिए हैं? सो लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी बेसिस ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी. सेकेंड, अब जो ये लोन्स और एडवांसेस दिए हैं उनकी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, दैट मीन्स शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के फेवर में तो है, उनके विरुद्ध तो नहीं है. दैट इज ए क्लॉज. सेकेंड मैटर है हमारा whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to interests of the company. That means कंपनी में कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनकी की एंट्री नहीं होती हैं. लाइक 5,000 रुपीज़ तक के एक्सपेंसेस को हम सेल्फ अटेस्टेड वाउचर्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं. बट कई ऐसे अमाउंट होते हैं जिनकी एंट्री डायरेक्ट किस में होती है? बुक्स में होती है, और उसके वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते और उनका अमाउंट भी हाई होता है. तो इन दैट केस ऑडिटर ये चेक करेगा कि सिर्फ बुक एंट्री में जिन ट्रांजेक्शन्स को नोट किया गया है वो क्या कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के इंटरेस्ट के विरुद्ध तो नहीं है. दैट मीन्स जो उनकी एंट्री की गई है वो प्रॉपरली की गई है, इससे कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है. ये चेक करना भी क्या है? बी क्लॉज. नेक्स्ट इज सी क्लॉज. द कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, rather so much of assets of the company consist of shares, debentures and other securities have been sold at price less than at which they were purchased by the company. Next is C के केस में ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी की असेट्स का इन्वेस्टमेंट क्या शेयर्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटी में है तो कंपनी ने क्या उसको लो कॉस्ट प्राइस से कम लागत पर बेचा है. इफ यस
तो क्या हमारी कंपनी, जिस कंपनी की वो ऑडिटिंग कर रहा है, वो बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी है? इन तीनों चारों का आंसर उसको फाइंड आउट करना होता है। अगर हमारी कंपनी बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो कंपनी अपने इन्वेस्टेड प्राइस पर नहीं बेच सकती है। अगर नहीं है तो वो क्या कर सकती है? हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट में लॉस हो और उसको दूसरे प्रोजेक्ट से रिकवर किया जा सके। तो ये केस जब होगा जबकि हमारी कंपनी बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, तो इन दैट केस वो उसको लो प्राइस पे भी बेच सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ देना होता है आपको? ऑडिट रिपोर्ट में। सेक्शन 143 के 1 का डी क्लॉज है हमारा, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन इन डिपॉजिट्स। क्या कंपनी के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स ने कोई लोन्स और एडवांसेस ले रखा है तो उसको उन्होंने क्या डिपॉजिट में शो किया है? सपोज कीजिए किसी डायरेक्टर ने 5 लाख रुपीस का लोन लिया है और उसको बैलेंस शीट में शो कर दिया है एज ए डिपॉजिट, तो ये गलत होगा। तो इसकी चेकिंग भी, इसका एग्जामिनेशन भी एक ऑडिटर करता है। नेक्स्ट इज वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू द रेवेन्यू और द P&L अकाउंट। क्या डायरेक्टर्स के या ऑफिसर्स के पर्सनल खर्चे भी रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज किए गए हैं? इन सब की इंक्वायरी कौन करता है? एक ऑडिटर करता है। नेक्स्ट इज where it is slated in the books and documents of the company that any share have been allotted for the cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been received, so received, whether the position as stated in the books of accounts and balance sheet is correct, regular and not misleading, provided that auditor of the company which is a holding company shall also have the right to assess the records of all subsidiaries in so far as it relates to the consolidation of its financial statements with its of all subsidiaries। इस क्लॉज में आपको क्या बोला गया है कि क्या कंपनी ने कैश के बदले में अंश निर्गमित किए हैं? इफ यस तो क्या उस कैश रिसीविंग की एंट्री प्रॉपरली हो गई है? ये भी वो चेक करेगा। इफ नॉट, अगर नहीं हुई है तो उसके एडजस्टमेंट भी सही हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको भी कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करेक्ट, रेगुलर और मिसलीडिंग तो नहीं है, ये भी चेकिंग कौन करता है? हमारा कंपनी ऑडिटर करता है। एज वेल एज अगर हमारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी है, हम होल्डिंग कंपनी और हमारी सब्सिडरी कंपनी भी है, तो ओनर ऑफ द मेन कंपनी हैज राइट टू असेस ऑल द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के सारे अकाउंट्स को असेस करने का भी अधिकार मेन ऑडिटर का होता है। क्यों? क्योंकि उन सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 143 का सब सेक्शन 2 हमें क्या बताता है? ऑडिटर प्रेजेंट रिपोर्ट, एक साइंड रिपोर्ट प्रेजेंट करता है किसके सामने? कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के सामने, जिसमें वो क्या वर्ड यूज करता है? ट्रू एंड फेयर। उस रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब करता है कि उसने जो भी एग्जामिनेशन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, बेस्ट ऑफ हिज ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन यूज करके, और कंपनीज के जो ये प्रोविजंस हैं ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट वाले और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको यूज करके उसने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट को
सही एग्जामिन करके ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट किया है। द सेकेंड क्लॉज हमें क्या बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स के सामने ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पे साइन होते हैं ऑडिटर के। फाइन, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सीए पार्टनर ही करेगा उस पे साइन, अदरवाइज सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है वो ही साइन करेगा। दैट इज अ सेकेंड क्लॉज। नेक्स्ट इज सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट। दैट मीन्स कि ऑडिटर की रिपोर्ट में ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए। हर कंपनी के ऑडिट फॉर्मेट सेम होते हैं और उस ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इन सभी मैटर्स को डिस्कस करना होता है। दैट आर असेंशियल, चाहे वो उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, दोनों ही कंडीशंस में वो ये सारे मैटर्स को इंक्लूड करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1, उसमें वो इंक्वायरी करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनको मेंशन नहीं करेगा और अनसेटिस्फाइड है तो उनको मेंशन करता है। बट सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3 में क्या है कि चाहे वो सेटिस्फाइड हो या ना हो, उसको इन मैटर्स को इंक्लूड करना ही होता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो क्लॉज क्या है? वेदर ही हैज सॉट और ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच of the best of his knowledge belief were necessary for the purpose of his audit. If not, the details thereof and the effect of such information financial statements. That means उसने audit से related जो भी information collect की है वो उसकी best of belief, best of knowledge और best of information से की है। दैट मीन्स अंकेक्षक ने अपने उचित और सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार इन सभी मैटर्स को, सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है और एग्जामिन किया है बुक ऑफ अकाउंट्स को। अगर वो सेटिस्फाइड है तो भी लिखना है, इफ़ नॉट, अगर नहीं है दैट मीन्स प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो उसको भी मेंशन करेगा अपने इस क्लॉज के अकॉर्डिंग। Next is clause B, whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company. Next clause उसको mention करना क्या ज़रूरी है कि कंपनी ने अपने सारे खाते, सारे अकाउंट, सारी किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू लॉ और प्रोविज़न मेंटेन कर रखी है। दैट मीन्स अंकेक्षक के विचार में कंपनी की सारी लेखा पुस्तकें उचित प्रकार से रखी गई है। वो किस पे बेस्ड होंगी? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होगी, अक्रूअल बेसिस पे बेस्ड होगी। एज फार एज अपीयर्स फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन ऑफ दोज बुक्स इन प्रॉपर रिटर्न्स एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। और जो ब्रांच उसने विजिट नहीं की है वहाँ की भी बुक्स प्रॉपरली ही रखी गई है, उचित प्रकार से अकॉर्डिंग टू लॉ रखी गई है। ये सब चीज़ें देखने का काम किसका है? ऑडिटर का है। नेक्स्ट इज सी क्लॉज, वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी ऑडिटेड अंडर सबसेक्शन 8 by a person other than the company's auditor have been sent to him under the provision that subsection and the manner in which he has dealt with in preparing his report. और C हमें डिफाइन करता है कि अगर कंपनी का मेन ऑडिटर कंपनी की ब्रांचेस की ऑडिटिंग नहीं कर पाता है तो भी कंपनी का जिसने भी ब्रांच की ऑडिटिंग की है उसको प्रॉपरली ऑडिटिंग करनी है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे सबमिट करनी है? मेन ऑडिटर को सबमिट करनी है। नेक्स्ट इज whether the company's balance sheet, profit and loss account dealt with in the report are in agreement with the book of the accounts and the return. That means जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स हैं
उसी के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी मेंटेन किए गए हैं विद इन द रिपोर्ट. Next is E clause, that is whether in his opinion the financial statements of company comply with the accounting standards. Next वो ये मेंशन करेगा कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, तो वो भी चेकिंग कौन करता है? हमारा ऑडिटर. नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशंस और द कमेंट्स of the auditors on financial transactions and matters which have any adverse effect on the functioning of the company. ऐसे कोई भी मैटर या ऑब्जर्वेशंस या उसकी कोई भी टिप्पणियाँ जो किससे रिलेटेड है? हमारी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो जो कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, उल्टा प्रभाव डाल रही है, उनको भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है. States whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 section 164. नेक्स्ट वो चेक करेगा कि क्या किसी डायरेक्टर ने डिसक्वालिफिकेशन तो नहीं ले ली है अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग. Next, any qualifications, reservation and adverse remark relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith. और दूसरी कोई भी योग्यताएं या रिजर्वेशंस या फिर टिप्पणियाँ, जो भी एडवर्स रिमार्क उस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? मेंटेनिंग द अकाउंट्स मेंटेन करने से या दूसरे किसी भी मैटर से कनेक्टेड है, तो वो उसको भी इस यहाँ पे मेंशन करता है. नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स सिस्टम इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिव ऑफ सच कंटेंट. नेक्स्ट वो क्या चेक करता है कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ तो है. अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अपने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से उसको सॉल्व कर सकता है. ऐसे ही अदर मैटर जो कि कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी के शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसको मेंशन करना ज़रूरी है अपनी रिपोर्ट में. नेक्स्ट सेक्शन 143 का सबसेक्शन 4. Were any of the matter required to be included in the audit report under this section is answered negative with a qualification, the report shall state the reasons therefore. ऊपर ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट में जितने भी मैटर्स दिए हुए हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अनसेटिस्फाइड हैं तो वो ऑडिटर क्या करेगा कि उन रीजंस को, उन डिसक्वालिफिकेशंस को मेंशन करेगा कि वो क्यों उससे अनसेटिस्फाइड है. तो उन सभी रीजंस को मेंशन करना किस में आता है? सेक्शन 143 के सबसेक्शन 4 में. नेक्स्ट सेक्शन 143 का सबसेक्शन 5. इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग बोलते हैं इसको, ऑफ इंडिया शेल हैव अपॉइंट द ऑडिटर अंडर द सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7. अब हमें ये जो सबसेक्शन 5 है 143 का, वो गवर्नमेंट कंपनी के रूल्स को बताता है कि गवर्नमेंट कंपनी में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कैग है, वो ही ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करता है अंडर सेक्शन 139 के 5 और 7 में. and direct such the auditor that manner in which accounts of the government company are required to be audited. और उसको वो सारा मैटर या सारा पैटर्न डिस्कस कर देता है कि अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है. एंड देयर अपॉन द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल बी सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू द कैग. अब वो जो ऑडिटर है उसने कैग के अकॉर्डिंग ही ऑडिटिंग की है, तो वो अपनी रिपोर्ट भी किसको प्रेजेंट करता है? कैग को देता है. अमंग अदर थिंग्स इंक्लूड द डायरेक्शन इफ एनी issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on accounts and financial statement of company. अगर कोई भी डायरेक्शंस कैग ने दिए हैं
तो उसके अगर एक्शंस हो गए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी किस पे देखा जाता है, अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि क्या उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो गए हैं। हमने देखा कि सेक्शन 5 में कैग ने ऑडिटर से रिपोर्ट रिसीव की है। अब सब सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि जो कैग है वो विद इन 60 डेज में, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिसीव होने के विद इन 60 डेज में क्या क्या कर सकता है, उसको क्या क्या राइट है। फर्स्ट है conduct a supplementary audit of the financial statements of the company by such a person or the persons as he may authorized in this behalf or for the purpose of such audit required information or additional information to be furnished to any person or persons so authorized on such matters by such person or persons in such form as the CAG में डायरेक्ट। दैट मीन्स ऊपर ऑडिट रिपोर्ट रिसीव करने के बाद में अगर कैग अनसेटिस्फाइड है तो वो उसकी क्या करवा सकता है, पूरक ऑडिटिंग, पूरक अंकेक्षण भी करवा सकता है, और वो किसी भी पर्सन से करवा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ऑडिटर ही हो। स्टेज कमेंट अपॉन अ सप्लीमेंट और सच ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे तो उसने ऑडिटिंग करवा ली किसी दूसरे पर्सन से। नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड दैट एनी कमेंट्स गिवन बाय द कैग अपॉन और supplement to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to the copies of audited financial statements। You know कि ये गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग हो रही है। कैग ने देखा कि वो कुछ मैटर्स में अनसेटिस्फाइड है, तो उसे कुछ इशू है, तो उसने सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाई। सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने के बाद में अब वो क्या करता है कि ये जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसकी कॉपीज किसे सेंड करता है, जो भी उससे रिलेटेड पार्टीज हैं, जो भी उससे रिलेटेड पर्सन्स हैं। That is the subsection 1 of section 136 and also be placed before the AGM the same time in the same manner as the audit report। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट में करता वैसे ही वो सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट को भी प्रेजेंट करता है AGM में। नेक्स्ट है सेक्शन 143 का सबसेक्शन 7 without prejudice the provision of the chapter the comptroller and auditor general of India may in case of any company covered subsection 5 and subsection 7 of 139 if he considers necessary by an order cause test audit to be conducted of the account of such company and the provision of section 19A of the CAG duties pass and conditions of Act 1971 shall apply to such test audit। That means अब अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी की टेस्ट ऑडिट, परीक्षण जांच करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, उसके पास राइट्स है, ड्यूटीज है, वो किस प्रोविजन में है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971 के सेक्शन 19A में प्रोविजन दिया हुआ है कि वो किसी भी कंपनी में परीक्षण जांच भी करवा सकता है आफ्टर ऑडिटिंग। दिस इज द मेन कंपनी, फाइन, इसकी ये ब्रांचेस है। अब ये बोला जा रहा है जो मेन कंपनी का ऑडिटर है अगर वो इन ब्रांच कंपनी की ऑडिटिंग नहीं करता है, और इनकी ऑडिटिंग कौन करता है, कोई दूसरा पर्सन सेम क्वालिफिकेशन का करता है, तो अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 139, वो भी कैसे अपॉइंट है, सेक्शन 139 के अंडर, वेयर द ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन द कंट्री और आउटसाइड इंडिया, चाहे ये ब्रांचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया हो या इन द कंट्री हो। The accounts of branch office shall be audited either by the company's auditor or by an accountant or by other person duly qualified to the act of the auditor of the accounts of branch office in accordance with the law of that country and the duties and the powers of the company auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor
if any shall be such as may be prescribed। ये जो सबसेक्शन 8 है वो ये सिर्फ ब्रांच के बारे में ही डिस्कस कर रहा है कि चाहे ब्रांच आपकी इनसाइड द इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया, चाहे ये मेन ऑडिटर उनकी ऑडिट कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन उनके अकाउंट्स को भी ऑडिट कराया जाता है सेम क्वालिफिकेशन वाले पर्सन से। मेन जो ऑडिटर है वो चाहे इनसाइड इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, इन सभी ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, चाहे किसी और ने उसकी ऑडिट की हो। नेक्स्ट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट कि ये जितने भी ब्रांचेस हैं वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सेंड करेंगे, इस मेन ऑडिटर को सेंड करेंगे। अपनी जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो किसे सबमिट कराएंगे, ये सब इसे ही सबमिट कराएंगे। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 4 इज एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस पे लगते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किस पे लगते हैं, ऑडिटर पे लगते हैं। तो ये देखा जाएगा कि क्या हर ऑडिटर ने पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की है, उनको पूरा किया है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 10, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फ्रेम करती है ICAI। अब ये AASB उसको किसके सामने प्रेजेंट करती है, AASB मीन्स ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो प्रेजेंट करता है उसको NFRA के सामने ड्राफ्ट करके उसको प्रेजेंट करता है। और NFRA अपनी राय किसको देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, और उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से ही वो जो ड्राफ्टेड या प्लान्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को दोबारा देखते हैं। ICAI जो है वो फ्रेम करके AASB के पास भेजती है, AASB दैट मीन्स ऑडिट अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स के पास में। अब ये बोर्ड सारे उसको फ्रेम करेगी और NFRA के पास में भेजेगी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजेगी, और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अपनी प्लानिंग के साथ में, अपनी रिकमेंडेशन के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव करके कर देता है। तो वो क्या बन जाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ये है आपका सबसेक्शन 10, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एंड एनी अडेंडम देयरटू as recommended by the Institute of Chartered Accountant constituted under the section of Chartered Accountant Act 1949 in the consultation with, after the examination of the recommendation of NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की रिकमेंडेशन के बाद में उसको भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। प्रोवाइडेड दैट अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी डीम्ड टू बी ए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। Next is subsection 11, the central government may in consultation with the national financial reporting authority by general or special order direct in respect of such cases or description of the companies as may be prescribed in the order. The auditor's report shall also include a statement on such matters may be specified therein. ROA's company audit report order 2016 में 16 रूल्स दिए गए हैं। इसमें ये मेंशन है कि अगर सेक्शन 143 के सबसेक्शन 1 और 3 के अतिरिक्त अन्य मामलों पर भी किसी पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ऑडिटर उस पे इन्वेस्टिगेशन करे, उसका एग्जामिनेशन करे, तो वो कर सकेगा। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 इज notwithstanding anything contained in this section, if an auditor of a company in the course of performance of his duties as auditor has reason to believe that an offence involving fraud is being or has been committed against the company by the officer and the employee of the company, he shall immediately report the matter to the central government
within such time or in such manner as may be prescribed। That means इसमें ये बोला गया है कि अगर कंपनी के ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते टाइम पे ये देखा कि कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय कोई भी फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो इमीडिएटली किसे इन्फॉर्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। उसके लिए क्या है, कोई टाइम और मैनर फिक्स है कि वो उसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा, अदरवाइज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करेगा। दिस इज द फ्रॉड। और ये क्या है? अप टू 1 CR और ये है 1 CR के मोर देन। फाइन। तो सबसे पहले वो किसे करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी सूचना देगा, जो कि अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सारे मैटर्स को देखेंगे, चाहे वो संचालकों का फ्रॉड हो या एम्प्लॉयज का फ्रॉड हो। ऐसी कंडीशंस होती है कि ऑडिटर को लगता है वो फ्रॉड है और बाय मिस्टेक वो गलती हो गई है, तो वो यहीं पकड़ में आ जाएगी। अगर ये मैटर यहाँ रिजॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये कंफर्म करता है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इन सारे इसको मेंशन किया है। अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेक्स्ट इज रिलेटेड पार्टीज टू फ्रॉड, दैट इज नेचर ऑफ फ्रॉड। तो इन सभी मैटर्स को क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर लिया है, उसको एक ऑडिटर ही कंफर्म करता है। तो ये कंडीशन हो गई अप टू 1 CR। मोर देन 1 CR का क्या है वो देखिए। मोर देन 1 CR का क्या होता है, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर होती है। पहले तो क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आया जाता है। अगर वो वहीं रिजॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी सूचना दी जाती है ADT 4 में विद इन द 60 days ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। और अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो वो इनकी सूचना किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 143 का सबसेक्शन 13। ठीक है। नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी may be subject to shall be regarded as having been contravened by the reason of his reporting the matter referred to in subsection 12 if it is in the good faith। अब देखिए ऊपर हमने डिस्कस किया ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज का फ्रॉड, यहाँ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑडिटर का खुद का फ्रॉड। ऑडिटर का खुद का जो फ्रॉड है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट है ऑडिटर की केयरलेसनेस के कारण हुआ है, फाइन। नेक्स्ट है गुड फेथ रखा ऑडिटर ने लेकिन फिर भी फ्रॉड हो गया। नेक्स्ट है ऑडिटर खुद उसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ऑडिटर ने थोड़ी सी लापरवाही बरती, अगर वो लापरवाही नहीं बरतता तो फ्रॉड नहीं होता। ऐसे केस में उसको 1 से 25 लाख तक का जुर्माना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 का सबसेक्शन 15। नेक्स्ट, अब ऑडिटर ने गुड फेथ से काम किया है, अपने पूरे गुड फेथ से काम किया है तो भी फ्रॉड हो गया है, तो क्या होगा, उसकी कोई भी ड्यूटी नहीं होगी। नो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। तो सबसेक्शन 13 इसे सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, अगर ऑडिटर खुद इन्वॉल्व है तो उसको क्या क्या करना होगा, 1 से 25 लाख तक के तो क्या करने होंगे, उसको जुर्माने देने हो सकते हैं, प्लस 1 ईयर की उसको जेल होगी, प्लस उसने जो भी अपना रिम्यूनरेशन लिया है उसको भी रिफंड करना होगा, प्लस उसके इस फ्रॉड से जिसको भी लॉसेस हुए हैं उनको भी रिम्बर्समेंट देना होगा। सबसेक्शन 14 क्या हमें बोलता है, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी इन दोनों की भी ड्यूटी बनती है
कि कंपनी में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उसको बताया जाए। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 के अगेंस्ट कर रहा है। द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर द सब सेक्शन 15 ऑफ सेक्शन 204। नेक्स्ट है, इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ subsection 12 may be punishable within the fine with the fine will which shall not be less than 1 lakh और may be extend to 25 lakh। अभी आपको ऊपर बोला गया था 12 में अगर कोई अकाउंटेंट या कंपनी ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इनमें से कोई भी सेक्शन 12 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है, दैट मीन्स फ्रॉड में जो भी उसके एसेंशियल्स हैं, अगर वो गुड फेथ से काम नहीं करता है, लापरवाही से काम करता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, 1 से 25 लाख तक का जुर्माना देना होता है। यही हमारा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 15 है।